क्या आप भी थर्ड ग्रेड गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं? 2026 में रीट की एक सीट अपने नाम करना चाहते हैं? तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रियंका, जो एक ऐसी साधारण लड़की है जिसने साधारण हालातों में अपने असाधारण सपनों को पूरा किया है। मैं अभी 2022-23 वाली भर्ती में सिलेक्टेड हूँ, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाई थी। तो आप मेरे साथ इस सफर में ज्वाइन हो जाइए आज से ही, क्योंकि मैं आपको वो सारी स्ट्रैटेजीज बताऊंगी जिन्होंने मुझे बिना कोचिंग, बिना कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदे मुझे मदद की ये सपना अचीव करने के लिए, मेरा गोल अचीव करने के लिए। तो आइए जानते हैं कि वो क्या 10 ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैं एक रीट स्टूडेंट से आज आपके सामने एक एज अ मेंटोर खड़ी हूँ कि रीट को कैसे क्रैक करना है। दोस्तों हम सभी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है अभी इस वक्त, हम सभी के लिए नहीं, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। अभी आपके लिए, आप उसी सिचुएशन में खड़े हैं जिस सिचुएशन पे मैं उस टाइम खड़ी थी। मुझे भी गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैंने भी यही सोचा था कि क्या बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी कोर्स के हम रीट को क्रैक कर सकते हैं इजीली। तो उस टाइम पे ऐसा मेरी हालत हो चुकी थी कि उस चीज को मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने के लिए आई। तो चलिए जानते हैं वो क्या ऐसी 10 स्ट्रैटेजीज है जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। पहली स्ट्रैटेजी है कि खुद पर भरोसा करो। जब तक दोस्तों आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तब तक आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। आपको भटकाने वाले बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको आपकी राह बदलने के लिए कहेंगे या फिर आपको उस राह को छोड़ देने के लिए कहेंगे। तो हमें उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, किसी की बातों में नहीं आना है, बल्कि खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि आप रीड क्रैक कर सकते हो। जब आप यहाँ तक पढ़ के आ सकते हो तो आप रीड भी आराम से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते। दूसरा हमारा पॉइंट है कि किताबों की भीड़ में खोना नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो पूछते हैं कि रीड को क्रैक करने के लिए या कोई भी फलाने एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन सी बुक बेस्ट है। देखिए, बुक कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती, बुक में लगभग वही मैटर पाया जाता है जो आमतौर पे हर बुक में पाया जाता है। जो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं उनमें भी वही मैटर मिलेगा आपको। तो एग्जामिनर के जो माइंड है, जो पेपर बनाता है, वो उसके माइंड पे डिपेंड करता है वो पेपर कैसा आएगा। तो जरूरी नहीं है कि वो उसी बुक से पेपर बनाए, तो बुक का आप कोई सी भी ले सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा ज्यादा बुक्स इकट्ठा करने से भी कोई मतलब नहीं है। आप एक बुक को 10 बार पढ़ डालो, ये लाख गुना बेहतर है बजाय उससे कि आप 10 बुक ले आओ और उसको एक बार भी ढंग से पढ़ ना पाओ। मेरे पास गिनी चुनी 2 या 3 किताबें होंगी, उन्हीं से मैंने पढ़ाई की थी, और उसमें मेनली लक्ष्य की गाइड थी पार्ट 1 पार्ट 2 में। पार्ट 1 में राजस्थान जीके था और पार्ट 2 में आईसीटी, मनोविज्ञान, स्कूल सब्जेक्ट, शिक्षण विद्या, वो सब था उसमें, ठीक है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं, सारी बुक बेस्ट होती है। चौथा हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो ये है मॉक टेस्ट, यानी कि दिमाग की जिम। जिस प्रकार से आप बॉडी की जिम में जाते हो, उसी तरीके से मॉक टेस्ट जो है वो आपको आईना दिखाने का काम करते हैं, यानी कि ये बताते हैं आप कितने पानी में हो। मॉक टेस्ट को देख के घबराना नहीं है। पहली बार में जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, तो अगर आप उसमें फेल हो जाओ या नंबर कम आ रहे हो तो घबराना नहीं है, बल्कि अगर ऐसा हो रहा है तो समझो आप सही दिशा में जा रहे हो। क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत है, लेकिन उसको टेस्टिंग करना भी जरूरी है कि हम कितना उसको कवर कर पाए हैं और हमें कितने सवाल आ रहे हैं। वो आप हारते जा रहे हो तो ये आपके लिए और अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी कमजोरियां कहाँ पे। तो मॉक टेस्ट जरूर देना है। जैसे ही आप कोई हफ्ते का एक दिन डिसाइड कर सकते हैं कि किस दिन हमको मॉक टेस्ट देना है। मान लीजिए 7 दिन आपने पढ़ाई कर ली तो मॉक टेस्ट दीजिए। इससे क्या होता है कि आपकी नॉलेज रिफ्रेश होती जाती है। आप नहीं कुछ चीज याद रख पाओ तो आप उस पर वापस जाते हो और उसको याद कर पाते हो। पांचवा हमारी जो टिप है वो यही होगी कि अपना टाइम टेबल खुद डिजाइन कीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा है, 18-18 घंटे स्टडीज करते हैं, 20-20 घंटे स्टडीज करते हैं। तो सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है। कोई लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का लाइफस्टाइल एक दूसरे से अलग होती है। कैसे? जैसे कि कोई मान लीजिए कि खेती बाड़ी कर रहा है और कोई जॉब पे जा रहा है, कोई हाउस वाइफ है, तो क्या वो 18-20 घंटे का टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं? नहीं ना। अगर आपका जवाब भी ना है तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि आप किसी दूसरे के टाइम टेबल से आइडिया ले सकते हैं, लेकिन आप उसको कॉपी नहीं कर सकते। आप ये देख सकते हैं कि जिसने रीट क्रैक किया है, जो बंदा रीट में टॉप किया है या जिसका सिलेक्शन हो चुका है, उसने किस प्रकार का टाइम टेबल फॉलो किया था। तो आपको अपना टाइम टेबल खुद ही डिजाइन करना है, क्योंकि आपको ही मालूम है आप कब उठते हो, आपको किस समय कौन सा काम होता है, आप किस समय फ्री होते हो। तो टाइम टेबल आप खुद का डिजाइन कीजिए। दूसरा जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि सिलेबस का पोस्टमार्टम कर डालो। ये किसी को टपकाना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, बल्कि सिलेबस का ऑपरेशन करना है। तो क्योंकि देखिए, जब आपको बोला जाएगा कि आपको 1500 मीटर रेस में दौड़ना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट है, कहाँ से आपको शुरू करना है, कब शुरू करना है, और कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे रुकना है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो सिलेबस जो है वो हमारे लिए एज अ रोड मैप काम करता है, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए आपको जाना कहाँ। तो सिलेबस को अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। आपको मालूम होना चाहिए सिलेबस में क्या है, कितना है और कौन सा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो सिलेबस को सबसे पहले स्टार्टिंग में लेके ही आपको साथ में चलना है। इससे फायदा ये है कि आपको मालूम पड़ेगा कौन सी चीजें आपकी कवर हो चुकी है, कौन सी कवर करनी बाकी है। छठा हमारा पॉइंट है छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करो। अब आप क्या करते हो, रीट की तैयारी करना चालू कर दी। अब आपने सोचा कि भाई हम एक दिन में ही 2 चैप्टर पढ़ डालेंगे, राजस्थान जीके के 3 चैप्टर पढ़ डालेंगे, जबकि ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। देखिए, आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है, तो उसमें आप सिलेबस जो है उसमें एक टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक को भी आप हफ्ते के अलग अलग दिनों में बांट दीजिए। जैसे मान लीजिए राजस्थान का मंदिर वाला टॉपिक है, अब आप अगर उसको सोचो कि मैं उसको एक दिन में निपटा दूं, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, जैसे जयपुर जिला है, उसके मंदिर को आप मंडे को पढ़ लीजिए,
अजमेर जिला है उसके मंदिरों को आप मंगलवार को पढ़ लीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं। तो आपको छोटे-छोटे टारगेट आप डिसाइड करोगे तो उससे क्या होगा, आपके माइंड पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और आपको अचीवमेंट जैसा फील होगा। जैसे आपने छोटा सा टॉपिक लिया कि आज जयपुर के मंदिर पढ़ने हैं, तो अगर आपने वो पढ़ डाले, इससे क्या होगा कि आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील होगा कि आपने पढ़ लिया, आपको हार भी महसूस नहीं होगी और आपके दिमाग पे प्रेशर भी नहीं आएगा क्योंकि आपकी जितनी कैपेसिटी थी आपने उतना पढ़ लिया। तो आपको छोटे-छोटे टारगेट सेट करने हैं और रोज़ उनको पूरे करते जाने हैं, ठीक है? सातवां हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि खुद से कंपटीशन करो लेकिन दूसरों से नहीं। हम अक्सर यही गलती करते हैं कि हम देखते हैं कि उस बंदे को तो इतना आता है या उस बंदी को इतना आता है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। आपको दूसरों से कंपटीशन करना ही नहीं है, उनकी लाइफ अलग है। अब जैसे मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरी क्लास में जब मैं बीएसटीसी कर रही थी फर्स्ट ईयर में, तो मेरी कई ऐसी दोस्त थी जिनको राजस्थान जीके पहले से क्लियर था और मैं 12th के बाद डायरेक्ट बीएसटीसी ज्वाइन की, तो मेरी सिर्फ इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके कंप्लीट थी, मुझे आती थी, लेकिन राजस्थान जीके मेरे लिए बिल्कुल नई थी। और अभी 2022-23 में वापस वही वाला पैटर्न आया था राजस्थान जीके वाला, इससे पहले नहीं था। इससे पहले जो अभी जो हमारा प्री रीड चलता है, मनोविज्ञान, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश 1 या इंग्लिश 2, यही सिलेबस पैटर्न चल रहा था और उसी के बेस पे हमारा सिलेक्शन हुआ करता था। 2 रीड नहीं हुआ करती थी बीच में। लेकिन अभी 2022 में वापस वही पैटर्न आया कि प्री रीड दो, उसके बाद रीट मेंस होगा जिसमें राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज था उन सभी बच्चों के लिए जिन्हों के लिए राजस्थान जीके नया था। तो उस राजस्थान जीके को पढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों से कॉम्पिटिशन करने लग गई थी मैं, कि उनको तो राजस्थान जीके इतना आता है और मुझे तो आता भी नहीं, मैंने तो शुरू भी नहीं किया था। ऐसे समझो मेरा राजस्थान जीके का नॉलेज ज़ीरो था। तो मैं चाहती तो उनसे घबरा सकती थी मैं, लेकिन मैं उनसे घबराई नहीं। मैंने ज़ीरो से ही शुरुआत की और आज मैं इस साइड पे हूँ, जबकि उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ जिनका पहले से क्लियर था। तो ऐसा नहीं है कि भई आपको पहले से आता है, आपकी नॉलेज अच्छी है, पहले से आपकी पहले से तैयारी है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप ज़ीरो से भी शुरुआत कर सकते हो और मुझे मालूम है, आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप पछताएँगे नहीं। मैं मानती हूँ दोस्तों, मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, ना ही कोई ज़्यादा फैसिलिटी है जो बड़े यूट्यूबर्स के पास होती है। लेकिन आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे, मेरी कोई भी वीडियो पे क्लिक कीजिए, आपको कोई पछतावा नहीं होने वाला है, आपको ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट ही मिलने वाला है। तो जो मैंने आपको ये पॉइंट बोला कि खुद से कॉम्पिटिशन करो, दूसरों से नहीं, आप कितने पानी में हो ये आपको पता होना चाहिए। 8वां हमारा पॉइंट है कि आपको नेगेटिव लोगों से दूरी बना देनी है। देखिए, जब हम तैयारी करते हैं, तो किसी को मालूम पड़ता है, मान लीजिए आपके पड़ोसी हैं या आपके घर वाले हैं, उनको मालूम पड़ता है कि फलाने की लड़की तो रीट की तैयारी कर रही है या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या कर रही है। तो आधे लोग तो पनौती डालने वैसे ही आ जाते हैं कि इससे नहीं हो पाएगा, मेरा खुद का लड़का है, वो 0.5 नंबर से रह गया था, 1 नंबर से रह गया था। ऐसी कई बातें करते हैं जिससे हमारा जो मोरल है वो डाउन हो जाता है, हमारा मोरल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, वो हमें डीमोटिवेट करते हैं। तो हमें नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखनी है, कोसों दूरी बना के रखनी है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी तैयारी पे फ़ोकस करना है कि हम कितने पानी में हैं, वो हमें देखते जाना है और ऐसे लोगों को हमें जवाब भी नहीं देना चाहिए क्योंकि हम किसी चीज़ को बोलते हैं ना, वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, यानी कि हमें उनको बोल के नहीं दिखाना है, हमें उन्हें करके दिखाना है। जिस दिन रीट का रिज़ल्ट आएगा, कट ऑफ आएगी, उसमें पीडीएफ में हमारा नाम होगा, उस दिन ही हम उनको वो बाय अपना स्टेटस लगा के दिखा सकते हैं, ठीक है? ठीक है? तो हमें ऐसे लोगों से बहसबाजी नहीं करनी है और नेगेटिव लोगों से कोसों दूरी बना के रखनी है, ठीक है? 9वां जो हमारा पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसने मेरी तैयारी में तो 4 चाँद लगा दिए थे। ये पॉइंट है हमारा कि खुद को एज़ अ टीचर विजुअलाइज़ करना आज से ही शुरू कर दो। विजुअलाइज करने से होगा क्या कि आप अभी से अगर ऐसा सोचना चालू कर देंगे ना कि आप गवर्नमेंट टीचर बन चुके हो, तो आपके लिए ये अचीव करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। देखिए, जब मैं तैयारी करती थी ना, तो रात के टाइम सोने का जब टाइम होता था, तब मैं बेड पे लेटी रहती थी और उस टाइम पे मैं ख्याल बुना करती थी। कोई तो सपने दिखता, लेकिन मैं जीते जागते खुली आंखों से सपने देखती थी कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा, पहले मेरा कट ऑफ में नाम आएगा, फिर 2x में नाम आएगा, फिर 1x में नाम आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, फिर उसके बाद मेरे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा और मैं उस स्कूल में जाऊँगी। वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं या फिर मेरे समाज के जितने भी लोग हैं, वो ताली बजा रहे होंगे, मुझे पैसों की माला पहना रहे होंगे, मुझे फूलों की माला पहना रहे होंगे। देखिए कि मैं ख्याल बुना करती थी, तो आपको भी वही ख्याल बुनने हैं। इससे आपकी तैयारी में 4 चाँद लग जाएंगे। तो दोस्तों, अब जो अगला 10वां पॉइंट है, वो यही रहेगा कि आपको ऐसे तैयारी करनी है, इतनी एक्साइटमेंट के साथ तैयारी करनी है जैसे कि आपका कल ही पेपर। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि भाई मेरे पास 6 महीने हैं, 8 महीने हैं, तो आप शायद ढिलाई दे देंगे अपनी तैयारी में, जैसे कि पतंग को ढिलाई दी जाती है। तो आपको ढिलाई नहीं देनी है, आपको यही सोचना है, उसी जोश के साथ आपको पेपर पढ़ना है, उसी जोश के साथ आपको तैयारी करनी है, उसी जोश के साथ आपको अपना माइंड को रेडी रखना है, जैसे कि आपको कल ही पेपर देने जाना है। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं और मेरी ये पहली वीडियो है, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशली 3 बोनस टिप्स लेके आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे ऊपर तो ये 100% लागू होते थे। जो मैंने फील किया वही मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला जो है बोनस टिप, वो ये है कि PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तैयारी में। अब आप देखिए, जितने भी पैटर्न है ना, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, उसमें 30 से 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रिपीटेड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी एग्जामिनर है, उसका एक साइकोलॉजी आप समझिए कि वो इतनी मेहनत नहीं करना चाहता, वो पुराने ही क्वेश्चन आधे उठा के देता है और मुश्किल से थोड़ी बहुत नए क्वेश्चन आते हैं, नए पैटर्न से। तो हर बार का यही पैटर्न होता है, इसलिए आप सारी वीडियो देखना, उसमें सब जगह PYQ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो पुराने सवालों को हल कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पढ़ने में वेराइटी आएगी, आप एक टॉपिक पे नहीं रहोगे। अब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, उसमें आपको मिट्टी वाला टॉपिक देखने को मिलेगा, उसमें आपको शिक्षण विद्या देखने को मिलेगी, उसमें आपको गणित के सवाल देखने को मिलेंगे, मनोविज्ञान के सवाल देखने को मिलेंगे, राजस्थान जीके के अलग अलग टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो इससे क्या होगा
आप कोई भी एक क्वेश्चन पकड़ लीजिए, आप सिर्फ उसी के आंसर पे फोकस नहीं करते, आप उससे रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन गेन करते हो। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, उस टाइम पे आप एक दिन का आधा घंटा तो फिक्स कर ही दीजिए केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने में। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी में तेज़ी आएगी और जो नॉलेज आपको नहीं थी वो भी आपको उसमें मिल जाएगी। तो बेस्ट तो यही रहेगा कि आप यूट्यूब पे ही देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के वीडियोस। उसमें क्या होगा कि जो बंदा आपको सवाल एक्सप्लेन करेगा ना, वो सिर्फ उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेगा बल्कि उससे रिलेटेड और आपको इन्फॉर्मेशन देगा। इससे आपका फायदा ही होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। दूसरा हमारा बोनस टिप है कि तेज़ बोल वर्क कर रिवीजन कीजिए। अब इससे आपको कोई पागल नहीं समझने वाला, बल्कि आपकी ये तैयारी में 8 चांद लगा देगा। 4 भी नहीं, 8 चांद। कैसे? देखिए, ऐसा कोई बोरिंग टॉपिक है, मैं क्या करती थी कि ऐसा कोई बोरिंग टॉपिक आ गया जो मुझे पढ़ रही हूँ, बस मैं पढ़ रही हूँ, वो मेरा मन पढ़ रहा है लेकिन मेरा दिमाग नहीं पढ़ रहा और दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप एज अ टीचर सामने वाले को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं आप पकड़ के ज़बरदस्ती किसी को बिठाओ, अपने भाई को पकड़ो या बहन को पकड़ो और उसकी इच्छा ही नहीं है और वो यूँ ही पका रहा है, ऐसे सोचेगा कि भाई ये तो पका रहा है। तो आप इसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं, आप सामने एक चेयर रख लीजिए या कुछ भी रख लीजिए, आप उसको ऐसे समझाइए जैसे कि सही में कोई सुन रहा है और उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। देखिए, आप तेज़ी से अगर किसी चीज़ को बोल बोल के रिवाइज करते हैं ना, तो आपके माइंड पे सिग्नल जाता है और वो ईजिली आपके दिमाग में फिट भी बैठ जाता है। तो आप तेज़ बोल बोल कर रिविजन करेंगे ना, आपको मजा ले, आपको बोरिंग फील हो जाए, मजा ले, आपको दिक्कत आ जाए कहीं भी पढ़ने में, तो आप तेज़ी से बोल बोल कर रिविजन करिए, बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। हमारा इंपॉर्टेंट बोनस टिप है कि कमज़ोर टॉपिक से प्यार कीजिए, उसको दुश्मन मत बनाइए। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए ये जो जितने भी मैंने पॉइंट्स दिए टोटल मिला के 13 पॉइंट्स हैं, लेकिन इसमें बहुत गहराई है। अगर आप पूछेंगे तो मैंने एक साल जो तैयारी की है उसका निचोड़ आपको लाया है ये। देखिए, आप डायरेक्टली एग्जाम में बैठ जाए, आप डायरेक्टली एग्जाम की प्रिपरेशन करना चालू कर दें, वो सही नहीं होगा। पहले आपको अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा और मेंटली आप इन्हीं पॉइंट से प्रिपेयर होंगे। आप डायरेक्टली रेस में दौड़ने लगे, आपको मालूम ही नहीं है कि कहाँ फिनिशिंग पॉइंट है और कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना है, भागे जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। पहले आप अपने माइंड को मेंटली प्रिपेयर कीजिए। तो जो मैंने बोला, कमज़ोर टॉपिक से प्यार कीजिए, उसको दुश्मन मत बनाइए। मैंने क्या किया, सिलेबस को स्टडी किया, तो उस टाइम में मैंने ईजी टॉपिक को पहले पढ़ डाले, लेकिन जो हार्ड टॉपिक्स हैं ना उनको मैं छोड़ती गई। और आप मानेंगे नहीं, एग्जाम के जस्ट 1 महीने पहले ही मैंने राजस्थान इतिहास का राजवंश वाला टॉपिक याद किया। मुझे वो सबसे हार्ड लगता था, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें मुझे इतना मज़ा आया, मैं पछता रही थी कि काश मैंने इस टॉपिक को पहले पढ़ लिया था। इतना जानने को था उस टॉपिक में कि मुझे बहुत मज़ा आता गया। तो आप, हो सकता है कि आप उसको बाहर से ही देख के जज कि हार्ड टॉपिक है, मेरे नहीं आया, आप उसमें घुसने की कोशिश कीजिए। आप एक टॉपिक हार्ड ले लीजिए, एक टॉपिक ईजी, दोनों को कंबाइन करके पढ़ते जाइए। आपका सिलेबस देखिए कितनी तेज़ी गुनाह से वो रफ्तार पकड़ता है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, जो सारे मैंने आपको टिप्स दिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगली वीडियो में मैं आपके लिए सिलेबस का पोस्टमार्टम कर दूँगी, उसका ऑपरेशन कर डालूंगी, आपको कौन से टॉपिक पहले पढ़ने चाहिए, कौन से ईजी हैं, किस में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से, किस अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। मेरा टाइम टेबल भी आपसे शेयर करूँगी, मैं कैसे पढ़ा करती थी, लेकिन उसको देख के घबराना नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, आप उसको कॉपी मत कीजिए, बल्कि उससे आइडिया लीजिए कि मैंने कैसे उसको अचीव किया। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी मम्मी का, मेरे पापा का, मुझे सपोर्ट करने वाले उन सभी लोगों का, मेरे भगवान का, कि उन्होंने मुझे आज इस काबिल बनाया है। गवर्नमेंट टीचर बनना इतनी कम उम्र में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैं इन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं ये दुआ करती हूँ, ये प्रार्थना करती हूँ कि आपका भी वो दिन आए जिस दिन आप सबको थैंक यू बोल रहे हो, गवर्नमेंट टीचर, आपका सपना साकार होने के लिए और गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।